दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र। आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर 2024 का चुनाव जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। क्या जोगी जी को उत्तर प्रदेश में दरकिनार करने के लिए प्रयोग चल रहे हैं? छत्रियों को अपने पाले में लाने के लिए कुछ नए तरीके से हाथ पांव मारा जा रहा है? संविधान बदलने की बात को नकारने के लिए बड़े मंचों से नकारा जा रहा है, या अडानी अंबानी को भी एक रास्ते पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी तो जितने भी प्रयोग हो रहे हैं वो पुराने हैं और कुछ नया हो रहा है। नया में दो चुनावों में आपने देख लिया, 2014 में भी और 2019 में। संभावना से परे बहुत कुछ हुआ और जिस तरीके की चर्चा चल रही है वह आप भी जानते हैं। लेकिन 2024 में क्या यह दोनों तरह के प्रयोग कहीं करने में स्थितियां नहीं अनुकूल हैं? इसके लिए अति का रास्ता भी पार किया जा रहा है। आपने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में आपने देखा पहला प्रयोग, हालांकि पहला प्रयोग उच्चतम न्यायालय ने असफल कर दिया और उसका भांडा फूट गया। इस्तीफा देकर के मेयर को भागना पड़ा और जो अधिकारी चुनाव कर रहा था वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सूरत में क्या हुआ है? सारे प्रत्याशी अपना पर्चा वापस ले, आपने देखा। इसी तरह के अन्य प्रयोग भी 3-4 जगह हुए। तीसरे चरण के चुनाव में भी पुलिस की रवैया आपने देख ली। किसी डॉक्यूमेंट को सही या गलत बताने का काम पुलिस का नहीं है, लेकिन पुलिस ने किया। कहीं लाठीचार्ज भी हुए, कहीं और भी बहुत सारी बात हुई। कहीं जो प्रत्याशी थे वो भी उल्टा पलटा किए, बहुत सी बातें आई है। बावजूद इसके मत प्रतिशत पहले की अपेक्षा ज्यादा नहीं हुआ, कम भी हुआ है। इसकी चुनाव आयोग की वेबसाइट से स्पष्ट है। परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल है। आपने जोगी जी की कार्यशैली को देख लिया, क्योंकि मोदी के बाद जोगी ही पसंद है आम जनता के, अपने तेवरों के कारण, अपने व्यवहारों के कारण। गुजरात लाभी ये नहीं चाहती, उसके लिए तमाम सारे जाल बिछा दिए। क्या योगी जैसा तेज तर्रार व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान या राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री या रमन सिंह की तरह चुप होंगे? मुझे नहीं लगता।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि जोगी जी अपने स्वतंत्र विचारों से काफ़ी मजबूत हैं और आरएसएस भी उन बात को मानता है। इस हालात में उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा चुनाव सीट है, क्या आप सोच रहे हैं कि 60 के पार जाएगी? तमाम राजपूतों को मैनेजमेंट करने के बाद भी, मायावती को बिल्कुल शांत करने के बाद भी, अभी जैसा कि हुआ है पिछले दिनों कि जौनपुर की सीट को चेंज कर दिया गया, अन्य भी चीजें, और उसका प्रभाव कई सीटों पर पड़ेगा। इससे क्या आप जाहिर करना चाहते हैं? दूसरी एक तरफ मायावती जी की जो राजनीति है वह अगर स्थिर नहीं रही, कम हुई, तो मत प्रतिशत उसके ज्यादा गिर जाएंगे। बढ़ने के आसार तो अब नहीं है। उससे एक ही फायदा है कि बीजेपी की जो चीजें हैं, बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ सकती हैं और नहीं भी बढ़ सकती। इसके संदेश भी गए हैं, क्योंकि वर्तमान में हमारे देश में जो भी युवा नेता हैं उसमें अगर देखा जाए तो अभी जो आनंद जी को बहन जी ने हर पद से मुक्त कर दिया, वह उस लाइन में खड़ा था जहां कहीं कन्हैया कुमार खड़े हैं, जहां कहीं चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर आजाद जी, जहां कहीं तेजस्वी जी, जहां कहीं अखिलेश की लाइन है, जहां कहीं भाई राहुल की बात तो अलग है, वो एक अलग, वो एक थिंकर भी है। लेकिन जिस तरीके से आनंद आगे बढ़ रहे थे, जिस रास्ते को लेकर के उनकी गिनती यहां हो रही थी, क्या है हम लोग भी जानते थे। उनका भाषण जो ही मैंने सुना सोशल मीडिया पर, मुझे लगा कि बहन जी शायद इसको बर्दाश्त न कर सकें। और मायावती का जो स्थिति है, जहां बीजेपी की तरफ से एक ठो उंगली अगर सामने दिखाई दी तो काम तमाम हो जाएगा, और हुआ भी वही। क्यों ऐसा है? मैं तो तब भी समझ गया था जब मात्र एक बात आने पर बहन जी ने अंबेडकर टुडे का प्रकाशन बंद कर दिया। इधर पता चला कि बहन जी ने नेशनल दस्तक को भी बंद कर दिया। ये कहां तक है मैं अभी पुष्ट रूप से तो नहीं कर सकता, लेकिन नेशनल दस्तक पर बहुत कुछ नहीं आ रहा है। और शंभू सिंह को बिहार से चुनाव लड़ने की बात कर दी गई है, लड़ भी रहे हैं, और आनंद की भी हालत उसी लाइन में फेंक दी गई। ये बात कहां से है? और एक बात बता दें कि जिस समय राजनीतिक सलाहकार के रूप में मिश्रा जी आए, तभी मैंने कह दिया था कि 10 पीढ़ी का शासन बदलने में पुष्यमित्र शुंग को अपनी जिंदगी का 75 साल खत्म करना पड़ा। और यहां तो बहुत अधिक से अधिक 5 साल से 10 साल लगेंगे बहुजन की राजनीति को समाप्त होने। और आप देखिए कि परिणति क्या है, हो रहा है। संभावना थी कि आनंद जी रहते, जिस तरह उनका स्टार प्रचारण चल रहा था, रास्ते और भी थे उनको शांत करने के लिए, लेकिन वह नहीं अपनाया गया। उससे एक फायदा जरूर होता। यह तय था कि जौनपुर की लोकसभा सीट निकल रही थी, मछली शहर भी निकल सकती थी, लालगंज निकलने की स्थिति में, अन्य भी पास पड़ोस की कुछ सीटें धनंजय के प्रभाव से लाइन में आने की स्थिति थी।
धनंजय सिंह का अपना प्रभाव है पूर्वांचल में, लेकिन प्रयोग नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह सकता कि इसके लिए ऊपर से दबाव धनंजय सिंह पर आया या बहन जी पे आया, लेकिन पुष्ट तो यही हुआ कि बहन जी पे आया। फिलहाल ये बात अपनी जगह है, लेकिन जो परिस्थितियां सामने हैं और जोगी जी अपने फार्म में सफल रहे, तो मुझे तो ये नहीं लगता कि 80 लोकसभा सीट में से 50 से ऊपर ही जा सके। और यही अगर 50 तक है, 50 के नीचे जाता है यह सीट 40-45 हो जाती है, तो इसमें जोगी जी का भविष्य उज्जवल हो सकता है। और 60 पहुंची तो सवाल ही नहीं कि 4 जून को क्या हो। फिलहाल विचारणी है कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, SC ST के लोग, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज अस्पष्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बैकवर्ड लोगों को स्पष्ट होना चाहिए और SC ST के लोगों को सोचना पड़ेगा कि वो संविधान बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। और इस SC में मुख्य रूप से जो खटिक समाज के लोग हैं, जो मल्लाह समाज के लोग हैं, जो मौर्य समाज के लोग हैं, इनको ठीक ढंग से सोचना पड़ेगा कि उन्हें अपनी स्वतंत्रता, स्वाधीनता, संवैधानिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्यारी है या नहीं। अगर प्यारी है तो आपको सोच करके चलना पड़ेगा, अगर नहीं प्यारी है तो आप जैसे हैं तैसे हैं, ठीक है। और इस समाज के लोगों को अगर नहीं सोचते हैं तो परिस्थितियां आने वाले समय में, यदि सत्ता शासन फिर लौट के आया हो जाता है, तो आपको जरूर परिणाम परिलक्षित होगा। नहीं आता है तो फिर यथा स्थिति जैसे हम स्वतंत्र रहेंगे। हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीति की स्वतंत्रता, तमाम सारे जो संवैधानिक अधिकार है वो बरकरार रहेंगे। इसी के साथ आप सभी को आने वाले समय की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका मित्र सोनकर सौमित्र।